Hello everyone, this is again your English mentor Shravan Chawda. Welcomes you in today's महफिल, my lovely intellectual and darling ones. आप सभी का स्वागत है. So after completing the last thing, I think we have completed the basic concepts of perfect and continuous tenses. In perfect, what we need to show? We need to show exactly that whatever is possession over there. जैसे मैं अगर ये कहूँ मेरे पास 5,000 रुपए हैं, मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास 50,000 रुपए है, मेरे पास गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ है, सो इन दैट सिचुएशन परफेक्ट टेंस का यूज होगा. और कंटिन्यूअस की अगर बात करने चलेंगे तो इन कंटिन्यूअस टेंस कोई भी सामान्य बात, जैसे कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, मैं एक टीचर हूँ, मतलब नॉन एक्शन, जहां पर एक्शन नहीं होता है. ओके, तो आज इस कंसेप्ट को मैं आपके सामने क्लियर करने के लिए आ गया हूँ और इस कंसेप्ट को क्लियर करके आज इस कहानी का भी अंत करते हैं. देखो, अब बात आती है कि हमें बी की फैमिली को यूज कैसे करना है. अच्छा, बी की फैमिली क्या होता है? अगर मैं बी की फैमिली को समझने की कोशिश करता हूं तो बी की फैमिली का मतलब होता है इज आर एम वर्ड वाली फैमिली. ठीक है, तो बी की फैमिली लिखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा समझेंगे. इज आर एम, दूसरा है वॉज वर. ठीक है, क्या है? वॉज वर. ठीक है, अब बी में कभी विल एंड शैल नहीं आता है, लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा अभी आपको, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में विल और शैल भी नॉन एक्शन के भाग हैं, बट वो बी के भाग नहीं है. तो मैं उसको इसके साथ नहीं लिख रहा हूं, बस मैं इसको अलग करके विल एंड शैल का यूज भी आपको यहीं से समझा दूंगा. ठीक है, तो यहां पर तो हो जाएगा आपका क्या? कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये तो हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस. इसको दिख रहा है आपको? ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के लिए बी की फैमिली आ गई है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट परफेक्ट, हम किसकी बात करते हैं? परफेक्ट की बात करते हैं. सो इन दैट परफेक्ट सिचुएशन नीड टू अंडरस्टैंड, यहां समझने की जरूरत पड़ेगी. एंड व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड ओवर हियर, यहां ये समझना पड़ेगा कि आपको यहां हैज एंड हैव का यूज करना है. ओके, एंड देन यू हैव टू यूज हैड एज वेल. क्योंकि विल और शैल इसका भाग नहीं है, तो मैं यहां विल और शैल के साथ हैव का यूज भी आपको बता दूंगा. ठीक है, विल शैल हैव का यूज कहां होता है ये मैं आपको बताऊंगा. तो अब आज यहाँ ये समझना है कि किस तरह से इसका यूसेज होता है, किस तरह से इसका यूसेज होता है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर कैसे यूज करेंगे. नाउ एक बात याद रखो, परफेक्ट का यूज कहां करना है? जहां पास में होने की बात आती है. कहां पे? हाँ, जहां पास में होने की बात आती हो, है ना, यानी कि पास में होना. पास में होना. ठीक है, स्वामित्व होना. ठीक है, स्वामित्व होना. ओके, सो अगर ऐसी कंडीशन आती है, हक होना, कब्जा होना, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया है. ओके, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हैज एंड हैव की मदद से हमें सेंटेंस बनाने हैं. इफ ट्राई टू अंडरस्टैंड सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस, यानी सामान्य बात, सामान्य बात. ठीक है, इसमें पास में होने की कोई बात नहीं है. ठीक है, सामान्य बात और या फिर विशेषता बताने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है. ओके, विशेषता वाला वाक्य. ओके, सो इन दीज सेंटेंसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आई नीड टू प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, आप उसकी इंग्लिश अच्छे से बना लेंगे. यू विल बी एबल टू क्रिएट द सेंटेंस इन इंग्लिश एज वेल. व्हाई? Because it will be quite easy for you. All the sentences, all the formulas are over here. Now, if I talk about both the formulas, अगर मुझे दोनों ही formulas की बात समझानी हो तो फॉर्मूला में सबसे पहले लगेगा हेल्पिंग वर्ब. अकॉर्डिंग टू, इन हिंदी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स ये पढ़ी हुई है. ठीक है, एंड देन A3 आपको बता चुका हूँ क्या होता है. ठीक है, हाँ, A3 का मतलब समझते हो ना भैया. पहला A3 है आर्टिकल, दूसरा A3 है एडवर्ब, तीसरा A3 है एडजेक्टिव. ठीक है, और उसके बाद आपको एक नाउन का यूज करना है. ठीक है, किसका यूज करना है? नाउन का. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फार्मूला दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. थोड़ा सा इसको वापस मिटा के सही लिखते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी यूज नहीं हो पा रही है सही से. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब समझते हैं चीजों को, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एंड देन आपके सामने आ जाएगा आर्टिकल. ओके, आर्टिकल के बाद हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब के बाद हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आएगा नाउन. ओके, एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू कैन मेंशन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज द फिक्स्ड फार्मूला फॉर बोथ द सेंटेंसेस, बोथ द स्ट्रक्चर्स. फर्क क्या होगा? इफ यू आर गोइंग टू मेक सामान्य बात वाला सेंटेंस और विशेषता वाला सेंटेंस, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड
ऑफ बी। लेकिन अगर आप मान लो कि अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप करना चाह रहे हैं परफेक्ट, तो परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में हैव की, जैसे वहां बी की फॉर्म यूज होती है ना, यहाँ हैव की यूज होती है। ओके ठीक है, तो यहां अगर पास में होने वाली बात आएगी तो हैव वाला रूल्स यूज किए जाएंगे, हैव का रूल यूज किए जाएंगे। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार फिर से बना देता हूं, यहां से ये वाले रूल्स याद करने हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रेजेंट इज आर एम, पास्ट वाज वर, फ्यूचर विल शैल। So equally in present has a, past had, and in future will shall. Okay, so in the same way we need to use this thing. Now try to understand. मैं अगर आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, मैं कहता हूं यह एक बड़ा विद्यालय है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यह एक बड़ा विद्यालय है। हाँ, यह एक बड़ा विद्यालय। नाउ एक बात बताओ, क्या इस विद्यालय में पास में होने की बात हो रही है, स्वामित्व की बात हो रही है, कब्जे की बात हो रही है, हक की बात हो रही है? देयर इज नो सच काइंड ऑफ डिमांड ऑफ दिस सेंटेंस। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट? यह एक बड़ा विद्यालय, तो यह क्या हो जाएगा? हाँ, दिस, यू हैव दिस, आप दिस की जगह इट का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, यू कैन ऑल्सो यूज इट। नाउ व्हाट वी वांट, हेल्पिंग वर्ब। सो दिस के साथ यूजुअली इज आता है, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, तो है में इज आर एम काम करेगा, था थे थी होता है तो वाज वर काम करता है, होगा होगी होंगे तो विल शैल काम करेगा। ओके, विल शैल के बाद बी भी लगाना है, ध्यान रखना। दिस इज या इट इज, आगे क्या चाहिए? आर्टिकल, ये मैंने लगा दिया अब क्या चाहिए? एडवर्ब। तो वेरी, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक है, एक बड़ा। अच्छा, हालांकि यहाँ एक बहुत लिख देते हैं, ये एक बहुत बड़ा स्कूल है, ठीक है। तो दिस इज और इट इज अ वेरी बिग स्कूल। अंडरस्टूड? डन, ठीक है। नाउ इट इज अ वेरी बिग स्कूल। देन बेटा कोई तकलीफ नहीं है। तो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये वो चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। हाँ, ओके, हाँ, दिस इज द थिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एक बात करते हैं, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ऐसे ही आपके सामने सीधा हिंदी नहीं लिखता हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ। मैं कहता हूँ ये एक बोर्ड है, तो आप क्या बोलोगे? दिस या इट इज अ बोर्ड। डन। मैं कहता हूँ सपोज कीजिए, इफ आई से कि इट इज एन एक्सपेंसिव बोर्ड, मैं कहता हूँ ये बहुत महंगा बोर्ड है, तो क्या आ जाएगा? इट इज एन एक्सपेंसिव बोर्ड। Now try to match this formula. Subject है it, is helping verb, a an article, expensive। अब इस बार मेरे पास adverb नहीं है, सीधा क्या? adjective, board, noun। Done? Clear? इस तरह से समझना, ठीक है। So these are the basic concepts that we need to find again and again while making these kinds of sentences। अगर आप इसे फास्ट में बनाना चाहते हो, मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि, तो मैं कहता हूँ कि वह एक बैंक का ऑफिस था, तो क्या बोलेंगे? That, वह था ना, तो that was the office of a bank। वो एक बैंक का ऑफिस था। ओके, डन, ठीक है। तो that was the office of a bank। very easily we can count it, okay, done, clear। now try to understand। अगर मैं कहूँ फ्यूचर की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ कि यह एक बहुत ही महंगी गाड़ी होगी। so this will be an expensive car। ठीक है। अब आप चाहते हो कि will be यूज नहीं करूं तो must be भी यूज कर सकते हो, मतलब पक्का महंगी गाड़ी होगी। So in model we can also use non-action sentences। Okay, so this is the way how you need to make your more and more sentences। मैं अगर ये कहूँ कि ये एक Samsung का मोबाइल है, so what would I say? I will say कि this is a Samsung mobile। Okay, if I say it is the capital of India, मतलब यह भारत की कैपिटल है, तो it is a capital of India। तो मैं कहूँगा, सपोज करो और कुछ कहता हूँ, दिस इज माई स्कूल, that boy is a student, these girls belong to, these girls are doctor, these boys are engineers। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल चीजें बतानी है कि ये वो है, काम नहीं बताना है। अब यहाँ बात कर लेते हैं स्वामित्व होना। सपोज करो अगर कोई कहता है कि राम के पास 2 कार है, मैं क्या बोलूंगा? राम के पास 2 कार, तो मैं क्या लिखूंगा? राम हैज 2 cars। खत्म सेंटेंस। मिलाओ, राम
पास में होने के लिए हैज का प्रयोग करते हैं। राम हैज 2 कार्स, राम के पास 2 कार हैं। राम हैज 2 कार्स। डन डन। नेक्स्ट अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मैं कहता हूं विनय, हाँ विनय के पास 5,000 रुपए हैं, तो आप क्या कहोगे? विनय हैज 5,000 रुपीज। ओके, 5,000 रुपीज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं ये कहना चाहूं कि मेरे घर में 10 लोग हैं, यानी कि 10 सदस्य हैं, तो क्या बोलूंगा? माई फैमिली हैज 10 members. ओके, माई फैमिली हैज 10 members। मेरे परिवार में 10 लोग हैं। मैं कहता हूं सपोज करो मेरे बैंक में गोल्ड है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव गोल्ड इन माई बैंक। अच्छा, इसी सेंटेंस को हम ऐसे ही बना सकते हैं, माई बैंक हैज गोल्ड। खत्म। ओके, आई हैव गोल्ड इन माई बैंक। मेरे पास बैंक में क्या है? गोल्ड है। और माई बैंक हैज गोल्ड, मेरे बैंक में गोल्ड है। ओके, हाँ, इन द सेम वे आई कैन से, मैं सेम तरीके से क्या कह सकता हूं? आई कैन से सपोज करो मैं कहता हूं उसकी पॉकेट में 2 पासपोर्ट थे, तो क्या मैं बोलूंगा? ही हैड 2 passports in his pocket. ओके, हाँ, अगर मान लो फ्यूचर में बनाना है, हाँ, इफ यू वांट टू मेक द सेम सेंटेंस इन फ्यूचर, तुम कहोगे सपोज करो कि भाई उसके पास तो खूब पैसा होगा, हाँ, उसके पास तो खूब पैसा होगा। सो होगा में हमें ये लगाना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे? he will be, हाँ, he will have plenty of money, getting my point? हाँ, he will have plenty of money. In the same sentence मैं अगर ये कहूँ कि सपोज करो मैंने ये कहा कि उसके परिवार में 4 गाड़ियां होंगी। देखो, होंगी के लिए लिखना है ना, his family will have 4 cars. So this is the basic difference between these 2 kinds of sentences that you need to understand. I think you will be able to understand them, and this was the end of my video. Please practice again and again, dear students, so that you will be having an idea that how to make these kinds of sentences, and you will be able to make yourself master in this. So finally, let's meet in the next class. Till then, bye bye, take care, see you, and love you guys. Thank you so much.